हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज से मैं अपना चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाना फिर से। बीच में मेरा कुछ लेक्चर छूट गया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, वो मैंने पहले आपको इन्फॉर्म नहीं किया। सो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आज से मैं पूरा कांस्टेंट रहूँगी कि आपके हर दिन हर चैप्टर, मतलब आज से हम तैयारी कर रहे हैं नीट 2024 का प्लस बोर्ड, नीट और बोर्ड 2024 का। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आज से मैं सारे के सारे आपको जितने क्वेश्चंस हैं, जितने चैप्टर हैं, मैं सब कुछ आपको अपडेटेड रहूँगी। आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। जो पीछे वाले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई होती है ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगातार रहना पड़ता है, मैंने छोड़ दिया तो वो कहीं और चले गए होंगे, तो प्लीज़ वापस आ जाइए। आज से आप मेरे और आपको जितने चाहिए वो सारे के सारे आपको मिलेगा। ठीक है, ओके चलो। सो अभी पढ़ना है बेसिकली हमें नीट 2024। डेट तो है नहीं, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। सितंबर है, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। अप्रैल मई में तो एग्जाम नहीं होती है, तो कम से कम इतने महीनों में मुझे सिलेबस कंप्लीट करनी पड़ेगी जैसे भी करके। तभी क्या होगा हमारा कि आपके बाद मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल 2 महीने रिवीजन का टाइम हो सके। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब हमें कोशिश करनी है थोड़ी फास्ट करने की, लेकिन मैं क्या करूँगी, आपको इसमें दोनों मिलेगा। आपको बोर्ड की तैयारी भी करवाई जाएगी, नीट की तैयारी भी करवाई जाएगी, नीट 2024 की भी कराई जाएगी, प्लस नीट 2025 की भी कराई जाएगी। ठीक है, तो नीट जैसे नीट 2025 में देने वाले जो बच्चे हैं तो वो 11th में अभी होंगे, तो 11th में उनका वो भी पढ़ सकते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, और बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, और नीट 2024 तो पढ़ेंगे ही। अब बोर्ड तो जो अभी बोर्ड देंगे वो भी पढ़ ही सकते हैं, पढ़ेंगे ही, वो दोनों पढ़ेंगे। और 11th वाले बच्चे भी पढ़ेंगे बोर्ड के लिए, 12th वाले बच्चे भी पढ़ेंगे बोर्ड के लिए। और मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप 8, 9, 10 अगर आप किसी भी क्लास में हो तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हम आज फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे सेल। सेल एक ऐसा बेसिक चैप्टर है जिस चैप्टर में क्या है कि आप सारा, मतलब स्टार्टिंग से लेकर, एक सेल हमारा जैसा बेसिक यूनिट है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, तो जैसे आप बड़े होते हो तो आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे आप 6 में या 8 में जाओ, 8 में हमारा सबसे पहले सेल का चैप्टर आता है हल्का फुल्का, तो उसको आप पढ़ते हो, तो उसके लिए आपको ओवरव्यू देना होता है। तो वो ओवरव्यू मैं थोड़ा जूनियर से स्टार्ट करके आपको सीनियर तक लेके चलूंगी। कहने का मतलब मेरा 8 वाले बच्चे भी समझ जाए, 9 भी समझ जाए, 10 भी समझ जाए, 11 भी समझ जाए, 12 भी समझ जाए, और जो बायो कैटेगरी से ना है, वो जो जनरल कंपटीशन वगैरह में भी जो सेल पूछता है वो भी समझ जाए, मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए। ये था अभी का इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा सा ये ऐड कर दिया मैंने। अभी हम लेक्चर पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने हमें क्या है, सेल। ठीक है, चलो। सेल सबने पढ़ा होगा। सेल क्या होता है, जैसे कि होता है एटम। एटम किस चीज का होता है, एटम है जिससे सारे के सारे मैटर बने होते हैं। केमिस्ट्री में वैसा ही है सेल। सेल इज ए फॉर्म ऑफ, आप सीधे लिख सकते हो कि सेल इज द फंडा मेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब हुआ, फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है कि फंडामेंटल मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में सेल पाया जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना सेल का हो। ठीक है, ए सेलुलर कोई भी नहीं होता है, ए सेलुलर एक ही होते हैं, बाकी सारे यूनिसेलुलर होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, लेकिन क्या बोलते हैं, ए सेलुलर नहीं होंगे। ए सेलुलर एब्सेंट मतलब सेल एब्सेंट होगा, वो ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ गए क्या है, इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या हो, क्या कहने का मतलब, अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल भी लिख सकते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब जिससे पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल बोलते हैं। ठीक है, और फंक्शनल मतलब जो उस पर काम करेगा, तो वो दोनों हो गया। ये जितने भी सेल है उस सबका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी क्या है, यही। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, अब तीसरा लिखिए कि हर चीज, अब सेल को डिस्कवर किसने करी। ठीक है, डिस्कवरी लिखते हैं,
डिस्कवरी इसका है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है। देखिए रॉबर्ट हुक ने किस चीज की डिस्कवरी करी थी? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है, डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने किस चीज की डिस्कवरी करी थी? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। बट स्टार्टिंग में हमें पता नहीं था, तो हमने क्या करा, डेड सेल को ही डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने, हमने उन्हें उसी को मान लिया था कि उन्होंने ही डिस्कवरी करी थी, ठीक है। चलिए चलो समझ गए। और लिविंग सेल लिख सकते हैं, तो आप लिखिए लिविंग सेल का, ठीक, एक मिनट, चलिए ठीक है। ओके, डिस्कवरी, ठीक है। डिस्कवरी किसका है? मतलब डेड सेल का। और यहाँ पे लिख लो कि डिस्कवरर, मतलब बेसिकली ये डिस्कवरर हुआ, ये हमारी सेल की डिस्कवरी हुई, तो वैसे भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे डिस्कवरर लिख लीजिए, डिस्कवरर मतलब खोज करने वाला। तो 2-3 सेल पार्ट है, तो लिख लीजिए डिस्कवरर, ठीक है। एंड ये है सेल, डिस्कवर्ड सेल, सेल, ठीक है। पहला है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया? डेड सेल को, ठीक है। दूसरा आपका है एवी लिवेनहॉक, ठीक है। यह याद रखिएगा कि एवी का मतलब ऑटन वेन लिवेनहॉक होता है, ठीक है। वेन हॉक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल का डिस्कवरी, ठीक है। तीसरा है आपका रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक में और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने किस चीज का किया था? न्यूक्लियस, ठीक है। पुरकिंजी, इन्होंने पुरकिंजी ने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मैं सारा सेल एक बार लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। राइबोसोम, जी पैलेट, राइबोसोम, जी पैलेट, ठीक है। इसीलिए राइबोसोम को हम पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। आप राइबोसोम को मैं आगे लिखवा दूंगी, यहीं पे लिख सकते हैं, इसको हम पैलेट पार्टिकल भी नाम देते हैं, क्योंकि ये जी पैलेट ने किया है। आई होप कि लास्ट में आपको दिख रहा होगा पार्टिकल्स, ठीक है। एक मिनट देख लूँ मैं। ओके, ये वाला कलर डार्क में दिख रहा है, ओके, सो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, पैरेंट पार्टिकल्स, नोट कर लीजिए। चलिए तो ठीक है, तब हम यहाँ पे पढ़ लिए थे कि जी पैलेट तक हो गया। और इसके बाद जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम का तो लिखवा ही दिया, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, तो ये सब जैसे मैं पढ़ाऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी, तो वहाँ पे लिखवा दूंगी साइंटिस्ट कौन है जिसने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब भी ये जैसे न्यूक्लियस का है वैसे आगे मैं लिखवाती, बट मैंने लिखवा दिया। ये लिविंग सेल, रॉबर्ट हुक जो आपका डेड सेल का था, और ए बी लिवेनहॉक जो लिविंग सेल है, और उसके बाद रॉबर्ट हुक है जो रॉबर्ट ब्राउन क्या डिस्कवर किया था उन्होंने? न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, ठीक है। और उसके बाद पुरकिंजी फाइबर, पुरकिंजी नाइम, नॉट पुरकिंजी फाइबर भी एक जो आपका हार्ट में आता है वो अलग चीज़ है। यहाँ पे पुरकिंजी नाम है उनका, उन्होंने डिस्कवर किया क्या? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जी पैलेट, राइबोसोम, जैसे आगे हम पढ़ेंगे क्या? गोल्गी एपेटाइटिस का किसने? कैमिलो गोल्गी ने करा था, तो हम गोल्गी बॉडीज पढ़ेंगे, उसमें मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। तो मिटा दो इसको, चलिए
में टाइम जाएगा, रुक जाइए। चलिए ठीक है, हो गया, वहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब हमें क्या पढ़ना है, सेल थियरी। चलो अब क्या देखना है हमें, सेल थ्योरी। ठीक है, चलिए देखिए सेल थियरी, इसको देखो दो चीज़ है। एक तो जो साइंटिस्ट थे, कौन थे वो, एक बोटनिस्ट है, एक जोलॉजिस्ट थे। बोटनिस्ट का नाम क्या है हमारा, जो है वो मैथायस सेक्लेडन, मैथियस सेक्लेडन थे। और जोलॉजिस्ट थे वो दोनों दोनों अलग अलग, मतलब देखो एक साल में, एक साल में, मतलब 1838 अगर ले लो तो लिखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखिए इन 1838, और यहाँ पे लिखिए इन 1839। मैं दोनों को साथ में लिखवा रही हूँ, ठीक है, समझिए, दोनों को मैं साथ में लिखवा रही हूँ, तो नोट कीजिएगा। ये थे मैथियस सेक्लेडन, ठीक है, मैथियस सेक्लेडन थे। इसी से ये लेफ्ट, चलिए ठीक है, इसी से मैथियस सेक्लेडन, ठीक है, एक मैथियस सेक्लेडन थे। और ये कौन है, ये बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, लिख लीजिए इसी से। ये कौन है, बायोलॉजिस्ट है, कहाँ के थे ये, जर्मन के, ठीक है, तो लिख सकते हैं जर्मन बायोलॉजिस्ट। बोटनिस्ट, बोटनी के थे ना ये, बोटनिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो थियोडोर सेक्वाना, ठीक है, ये है थियोडोर सेक्वाना, ठीक है, ये क्या है, ये ब्रिटिश के जोलॉजिस्ट थे, ठीक, ब्रिटिशर्स भी लिख सकते हो, जोलॉजिस्ट, ठीक है। ये थे, देखो उन्होंने जो जैसा था वैसा काम किया उन्होंने। ये जो बायोलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने प्लांट सेल पे काम किया। ये प्लांट सेल पे, ठीक है, बॉटनिस्ट थे, सो इसी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट सेल पे, यहाँ पे लिख लो इन वर्क, यहाँ पे लिखिए इनका वर्क ऑन प्लांट सेल, ठीक है, ये वर्क ऑन एनिमल्स, जैसा काम वैसा, जैसा नाम है वैसा काम, ठीक है। ये क्या करते हैं, एनिमल्स सेल, ठीक है। ये बॉटनिस्ट थे, ये क्या होता है, सेक्लेडन, एम सेक्लेडन भी याद कर सकते हो। मैथियस सेक्लेडन अगर थोड़ा लंबा लग रहा है तो एम सेक्लेडन भी याद कर सकते हो। इसको आपने नॉर्मल सा थियोडोर सेक्वाना ना, तो सेक्वाना भी याद कर सकते हैं। तो ये क्या था, जैसा ना ये जोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने क्या करा, एनिमल सेल पे काम करना स्टार्ट किया। ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने क्या करा, प्लांट सेल पे काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। दोनों साथ में क्या करा, दोनों प्रपोज करा, दे प्रपोज्ड द हाइपो, दिख रहा है क्या इस पेन से, ये दूसरा से लिखवा दूँ, एक मिनट बस। चलिए, ये मार्कर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था, अब देख आई होप आप इससे देखेगा, ठीक है। दे प्रपोज, ये दोनों, दे मतलब हो रहा है, अब दोनों के बारे में बात करें, ठीक है। दे प्रपोज द हाइपोथेसिस ऑफ, ठीक है, अब ये दिख रहा है, देख लेते हैं ना, हाँ जी, ये वाला आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, और इसी से लिखते हैं। दे प्रपोज द हाइपोथेसिस ऑफ द बॉडी ऑफ the bodies of plant cell and animal cell are composed of, ठीक है, composed of और made up of भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर made up of cell and their प्रोडक्ट। देखो इसका
लाइन का क्या मतलब कहने का है कि इन दोनों ने मिलकर, जो सेक्लेडन और सेक्वानन, इन दोनों ने मिलकर क्या करा, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी और उन्होंने बताया कि जो प्लांट, ये जो सेल, बेसिकली सेल जो होता है, या फिर प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, दोनों ने अलग अलग साल में, मतलब इन्होंने 1838 में काम किया उसी काम पे, मतलब एक ही चीज़ को चूज़ किया, सेल को चूज़ किया, और उन्होंने 1838 में काम किया, और फिर सेक्वानन ने 1839 में काम किया। दोनों ने एक ही चीज़ पे काम किया और दोनों काम कर रहे थे अलग अलग साल में, लेकिन दोनों ने हाइपोथेसिस सेम दी। हाइपोथेसिस यही दी कि दोनों की क्या बोलते हैं कि सारे के सारे जितने भी सेल के जो प्रोडक्ट होते हैं, या फिर प्लांट सेल के हो या फिर एनिमल सेल के हो, वो दोनों किस चीज़ का बना होता है, वो सेल, मतलब वो प्लांट सेल का बना होता है या फिर उसके प्रोडक्ट का बना होता है। वही दिखा कि दोनों की, जैसे प्लांट की कोई भी बॉडी जिसकी, मतलब या प्लांट का एक स्टेम हो या फिर ह्यूमन बींग का एक पैर हो, तो वो दोनों में से कोई भी जो भी चीज़ है वो किस चीज़ का बना हुआ है, एक सेल का बना हुआ है या फिर सेल के बॉडीज पार्ट्स का बना हुआ है। समझ गए? यही हाइपोथेसिस उन्होंने दी थी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, ये वाला चल रहा था ये, चलिए नोट कर लीजिए, समझ गए? चलिए चलो, इन्होंने ही क्या होता है, एक प्लांट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो रिपोर्टेड, उन्होंने रिपोर्ट करा कि दे रिपोर्टेड ए थीन लेयर, पतली सी लेयर होती है, थीन लेयर आउटसाइड द सेल। सेल के सबसे बाहरी पोर्शन में एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्लाज्मा, ब्लैक सेल में दिख नहीं रहा नहीं है ना वहाँ पर, इसलिए नहीं दिख रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक प्लांट सेल, जैसे सेक्लेडन ने डिस्कवर किया होगा, तो उसके पास क्या हुआ होगा, उनको मिली होगी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक कोटिंग, ऊपर एक लेयर, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल, उन्होंने सेल वॉल को क्यों नहीं डिस्कवर किया, तो आप यहाँ पे पहले उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया, उसको बोलते हैं मतलब एक थीन पतली सी परत दिखी, सेल को देखा, सेल के ऊपर एक पतली सी परत दिखी, उसको उन्होंने नाम लिखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और वो सेल वॉल के बाद में उन्होंने देखा होगा, लेकिन उसके बाद दोनों देखो, दोनों सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में दोनों की जिस कंपोनेंट वगैरह अलग अलग होती है, तो ये सब चीज़ के, क्योंकि उन्होंने क्या करी होगी कि दोनों दोबारा ना सेक्लेडन दोनों मिले होंगे, सेक्वानन, और फिर उसके बाद पता चला होगा कि दोनों की सिमिलैरिटी कैरेक्टर दिखी होंगी, तो उसके बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिया मतलब, चलिए अब लिखिए। अब इन दोनों मिलके ही, इन दोनों ने क्या करा था, दे गैदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी। इन्होंने क्या करी, आपस में मिली और क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा सेल थ्योरी को बनाने का कोशिश किया, लेकिन ये क्या हुआ, पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं हुई। क्या हुआ ये, बट इट डिड नॉट, उन्होंने बस बता दिया कि सेल थ्योरी है, लेकिन वो उस पे खड़े नहीं उतरे, कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्या कहते, कैसे आखिर कैसे ये होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये बेसिकली क्या करें कि उन्होंने सेल थियोरी को फॉर्मुलेट तो करी है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिर, क्योंकि मेन सेल थियोरी का मेन आप क्या समझते हो कि एक सेल से दूसरा सेल, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जो अभी हम पढ़ते हैं, तो वो इसका मतलब होता है कि वन सेल, मतलब एक सेल है जो एग्जिस्ट होता है, आपका जो अभी वाला जो सेल है वो बना हुआ किस, जो पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब आप जो प्रेजेंट सेल है, न्यू सेल इज एवरी न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस लाइन को दोनों ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो इसके बाद आया क्या है, दे टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थियोरी but did not explain, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए
do not explain that how new cell is formed, कि आखिरकार नया जो सेल होता है वो बनता कैसे, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो इसी की वजह से क्या हुआ कि इनका जो सेल थियोरी था वहीं का धरा रह गया। तो दोबारा आया कौन, रुडोल्फ विरकॉम। रुडोल्फ विरकॉम, ठीक है। कौन से साल में आया ये, 18, ये कब आए, 1855 में, ठीक है। रुडोल्फ विरकॉम ये है। रुडोल्फ विरकॉम है जो क्या बताया, इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया सेल थियरी के जैसे कि आपका मेन मुद्दा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको पूरी तरह से किसने डिस्कवर किया और किसने बताया हमें, ये जो थे वो कौन थे, रुडोल्फ विरकॉम। चलिए, तो इसका जो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने का था वो क्या, रुडोल्फ विरकॉम है। तो इसी को हम अब आगे देखते हैं। चलिए, समझ गया, लिखो। रेड मार्कर से चलाने की कोशिश तो कर रही हूँ मैं, चल जाए बस। समझ गए, चलिए। आज फर्स्ट डे है, मार्क कर देंगे। चलो, फर्स्टली एक्सप्लेन दैट cell divides and new cell is formed। कहने का मतलब जो पहला वाला सेल है वो डिवाइड होता है और नया सेल क्या होता है, फॉर्म होता है फ्रॉम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि न्यू सेल इज फॉर्म्ड from pre-existing cells, ठीक है। चलिए, इसको आप लिख सकते हो ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये सब थोड़े फ्रेंच वगैरह लैंग्वेज में होते हैं। चलिए, दिख जाएगा, जूम कर देंगे। ओमनी सेलुला ई सेलुला, आई होप ये दिख रही है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ वर्ड, ये वर्ड लिखा हुआ है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता है कि न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम, फॉर्म्ड फ्रॉम, या फिर अराइज फ्रॉम, अराइज लिख लीजिए फॉर्म्ड की जगह पे, ठीक है। न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, समझ गए। अराइज, न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पुराने हमारे सेल थे उसी से नया सेल बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये किसने करा, ये करा हमारा रुडोल्फ विरकॉम, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया, देख हो गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, सेल थियरी। अब सेल थियरी को हम पूरा क्या करते हैं, कवर अप करते हैं पूरा का पूरा जितना था। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए सेल थियरी, 2-3 थियरी है तो इस थियरी में लिखा हुआ पॉइंट, 2-3 मेन पॉइंट है, उसको मैं एक साथ लिखवा देती हूँ ताकि आपको क्या करें, पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो, सेल थियरी इज अंडरस्टूड एज, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ऑल, एक मिनट बस, फैन स्पीड हो रही है। चलिए, देखिए, चलिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग विंग्स लिख लीजिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट। यही मैंने जो ऊपर लिखवाया
उसको मैं सम अप कर रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। दूसरा क्या था, क्या है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। लिख लीजिए इसके बीच में नीचे ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर, ठीक है, समझ गए। यही है ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर पहले लिख लो, उसका मतलब लिख लीजिएगा कि ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। अब तीसरा क्या है, एवरी एक्टिविटीज ऑफ द, दिख रहा है इसमें, एवरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम्स, ठीक है, ऑफ द every activities of the organism are the outcome of the cells, ठीक, cells and the product of the cells। कहने का मतलब है कि जो भी सेल, जो भी ऑर्गेनिज्म जैसा भी काम करता है वो सारा का सारा कौन करवाता है, हमारा का सारा जितना भी काम है वो कौन कराता है, सेल या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट ऑफ सेल कहने का मतलब हो गया कि सेल, एक सेल मिल गया दो, एक सेल मिल के दो, दो मिल के चार, चार मिल के ऐसे जितने भी है सारे के सारा वही करवाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए, चलो नोट कर लीजिए। चलो सो यहाँ तक हो गया सब, आप आई होप आपको सब समझ आ गई हो। यहाँ तक हमने क्या देखा, जो आपको सबसे पहले मैंने सेल बताया कि वो ओवरव्यू हल्का फुल्का, और इसके बाद क्या बताया मैंने कि आपको कि ये जो सेल्स है, जो डिस्कवर, कौन सा सेल क्या वो डिस्कवर हुई थी, लिविंग सेल, प्राय उसके बाद डेड सेल, इसके बारे में बताया। उसके बाद बताया सेल थियरी, ये सब सेक्लेरेंस एक्वानन। अब है ये सबको पता होगा, लेकिन मैं बॉटम से लेके चला रही हूँ, मतलब जूनियर जब ऐसे पढ़ा रही हूँ ताकि 8, 9, 10th वाले बच्चों को भी समझ आए, 11, 12 को तो पक्के से ही। तो उसमें क्या है, हम देखेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जनरली सबको पता होता है बट मैं डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, ठीक है। चलिए तो यूनिसेलुलर एक साइड लिख लो, यहाँ पे लिखिए यूनिसेलुलर, ठीक है, दिस इज मल्टीसेलुलर। हल्का फुल्का सब कुछ कैप्चर करेंगे, ताकि अभी क्या होता है ना, 11th एक ऐसा चीज़ है जिसमें क्या होता है, बच्चे जस्ट उठ के आते हैं और उनको समझ भी नहीं आता रहता हल्का फुल्का, क्योंकि इतना डीपली साइंस हम कभी पढ़े नहीं होते। 10th तक सब क्या पूरा का पूरा बायो, जो बायो बेसिकली इतना डीपली पढ़े नहीं होते, पूरा का पूरा मिक्स करके हमें पढ़ाया जाता है, तो उसके व्यू से लेके चलते हैं, ठीक है। चलो सबसे देखिए पहले यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है एक, ठीक है। चलिए यूनि, देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है यूनि, दूसरा है सेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, सेलुलर का मतलब सेल। तो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक सेल का बना होता है उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और इसका मल्टी का मतलब होता है मेनी, मल्टी का मतलब मेनी, अ सेलुलर सेम सेल, ठीक है। तो यूनिसेलुलर का लो तो ये हो जाएगा सिंगल सेल, सिंगल सेल, या फिर लिख लो an organism which is made up of सिंगल सेल, सिंगल सेल का बना होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिज्म which is made up of more than वन सेल, एक सेल से ज़्यादा, या फिर इसको मिनी सेल भी लिख सकते हो, मिनी सेल, ठीक है। चलिए
एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए। वन सेल ऑर्गेनिज्म लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पीपीएलओ, मल्टी सेलुलर में तो बहुत सारे, मल्टी सेलुलर में इतने सारे ऑर्गेनिज्म जो आप नाम भी नहीं देख सकते। नर्व सेल, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। चलिए, हो गया, याद हो गया। चलिए ये वाला याद रखो कि यूनिसेलुलर मतलब हो गया एक, यूनिसेलुलर मतलब हो गया आपका क्या, जो एक सेल का बना होता है। और उसके माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ दोनों और ही लिखना, दोनों की एक ही जैसे होता है। चलिए, और उसके बाद मेनी सेल, मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया जो एक सेल से ज़्यादा बना होगा, ठीक है। अब कुछ सेल है, सेल का जो देखते हैं और उसका क्यों, उसका मेजरमेंट कितना होता है, यूनिट्स कितना होता है, साइज, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखिए सेल एंड यहाँ पे साइज, वन से लिख लेते हैं। पहले माइकोप्लाज्मा ही लिखते हैं, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट अगर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट। अगर मान लो पूछ दे, वैसे पूछता नहीं है लेकिन दिख नहीं रहा इस पेन से, नया है ना भी, इसी से लिखिए स्मॉलेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। कोई पूछ भी दे, ठीक है। स्मॉलेस्ट है इन साइज, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे साइज है तो साइज की बात होगी, ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कितना है आपका 3 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब है तीसरा है आपका लॉन्गेस्ट। देखो एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट। तो लॉन्गेस्ट होता है आपका, होता है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ऑस्ट्री का जो है अंडा। और लार्जेस्ट होता है आपका नर्व सेल। तो दोनों अलग अलग होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तीसरा है आपका लॉन्गेस्ट, ठीक है। लॉन्गेस्ट में हो जाएगा लॉन्गेस्ट सेल एंड फोर्थ इज लार्जेस्ट। दोनों साथ में मैं लिखवा रही हूँ ताकि आप ऊपर नीचे देखोगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। एक से दो बार कंफ्यूज हो गए, एक से दो बार गलत होगी, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होगी, ठीक है। जो भी चीज़ अगर आपको कंफ्यूजन वाली हो ना, कि जैसे मिलता जुलता हो ना, दोनों को सामने लिख लो, दोनों को साथ साथ लिखोगे ना तो दोनों को ज़्यादा ध्यान जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है कि कभी आर कभी यहाँ कभी वहाँ लिख लेते हैं तो उसमें हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन दोनों को साथ में लिखते हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान जाता है, समझ गए। चलिए, तो ये हो गई आपके लॉन्गेस्ट में हमारी कौन होगी, ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ऑस्ट्रिच का अंडा। एंड ये है नर्व सेल, नर्व सेल, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे हम और आगे पढ़ेंगे इसके आगे वाले लेक्चर में, ठीक है। मैं छोटे छोटे लेक्चर ही दूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी, और मैं रोज़ दूंगी, ठीक है। आप रोज़ रोज़, अब आज से आप क्या करो कि रोज़ जुड़ जाओ, ठीक है। अगर आप छूट गए थे, मैंने छोड़ दिया था, गलती मेरी थी, लेकिन आज के बाद आपको कोई, उम्मीद करूँगी कोई शिकायत का मौका ना मिले। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेटेड हो, आप इससे क्या करते हो, मुझे डायरेक्ट कमेंट में आप भेजना, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगी, ठीक है। चलिए, सो पढ़ाई से रिलेटेड आप कुछ भी पूछोगे तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अब पढ़ाई से अलावा अगर आप दूसरा इधर उधर की बातें के लिए, तो वो तो आपको नहीं हो पाएगा। अब पढ़ाई से रिलेटेड आप ये कुछ भी, नीट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। नीट से अब ये मैं बायो पढ़ा रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री भी अगर चाहते हो कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँ तो केमिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ पूछ सकते हो, उसका भी मैं लेक्चर दे दूँगी। बायो से फिजिक्स का भी दे सकती हूँ। तो आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। चलिए ओके, देखते रहिए और जुड़े रहिए। मेरे प्रीवियस वाले लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है इसका, तो आप जाके देख लो। अभी से, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दे दिए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी मैंने काफ़ी पढ़ाया रखी है, तो वो वाले भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आप नए हो आज, तो आपको नहीं पता है कि आज अचानक से स्क्रॉल करके देखा है, तो मेरा प्रीवियस वाला जो प्ले स्टोर में क्या होता है आपका प्ले लिस्ट, क्लिक कीजिएगा तो उसमें सारे के सारे प्ले लिस्ट में मेरे आ जाएंगे। मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ाया है, फिजिक्स के भी कुछ डाले हुए हैं और बायोलॉजी के भी डाले हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। ओके बाय।